हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन से क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पर यूज होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये लॉज हमें बताने वाले। टोटल 5 लॉ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला लॉ शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें दिया बाय द साइंटिस्ट एंटोनी लेवियोजियर। किन्होंने दिया? एंटोनी लेवियोजियर। क्या बताता है ये लॉ? देखो, ये लॉ बताता है इन अ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एटम की रिप्लेसमेंट हो सकती है, एडिशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है, बट नया एटम नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए सिंपल मैंने कहा, एंटोनी लेवियोजियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें बताते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपली स्टेटमेंट ऐसा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ओके, सिंपली मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पर कंसेप्ट है मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू mass of reactant must be equal to mass of product. Mass of reactant must be equal to mass of product. That's one is the concept. Okay, जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा पहला एग्जाम्पल कि हम CH4 बनाना चाहते हैं, मीथेन। मीथेन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो आ जाएगा 16। लास्ट लेक्चर के वीडियो में हमने देखा हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब इसे बनाने के लिए कौन चाहिए? कार्बन चाहिए एंड हाइड्रोजन चाहिए। पहले बैलेंस करते रिएक्शन को। कार्बन एक है, इधर भी एक, हाइड्रोजन 4 है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 22। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो 1 इंटू 2 इज 2। अब 2 जा करना पड़ेगा क्योंकि 2 मोल हम उसके यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4। क्या समझे? 12 ग्राम कार्बन अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो गया तो मीथेन बनेगा, और मीथेन का वेट कितना है कहा हमने? 16 ग्राम। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, वही हम ग्राम में कंसिडर कर रहे हैं। अब लॉ क्या बता रहा है कि मास कॉन्जर्व होगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल आने चाहिए। अब मैथमेटिकली देख सकते हो, 12 प्लस 4 किया तो ये कितना आएगा? 16 ग्राम, और सामने भी कितना है? 16 ग्राम। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। या और एक एग्जांपल के साथ हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा NaOH बेस है, रिएक्ट हो गया HCl के साथ, मतलब एसिड है, और इसने बना दिया क्या बेटे? NaCl विद द लिबरेशन ऑफ क्या? H2। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मास निकालते, NaOH का मॉलिक्यूलर मास है 40 ग्राम में ले लो, 40 ग्राम। HCl का मॉलिक्यूलर मास है 36.5, ये भी ग्राम में ले लो। वेट कंसिडर कर रहे, NaCl का मॉलिक्यूलर मास है 58.5, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है कितना? 18 ग्राम। रिएक्शन को आप चेक कर सकते हो, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। अब पॉइंट क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, मतलब यहाँ पर इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। चलो चेक करके देख सकते हैं। ओके, अगर आप 40 प्लस 36.5 करेंगे तो यह आ जाएगा 76.5 ग्राम। ये रिएक्टेंट का मास आया। ऐसे आप प्रोडक्ट का मास निकाल के देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 0.5। 8 प्लस 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 कैरी 1 था, कितना आ जाएगा? 7। चेक कर सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया। मतलब अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर भी फॉलो होता है। ओके, तो ये था फर्स्ट लॉ। अब चलते टुवर्ड द सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या हेडिंग डाला है? लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है ये हमें दिया बाय साइंटिस्ट जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट। स्टेटमेंट क्या है देखो, गिवन कंपाउंड always contain fixed proportion of element irrespective of its source और प्रिपरेशन मेथड। फिर से एक बार, गिवन कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा फिक्स होता है, नो मैटर कि वो कंपाउंड कैसे बनाया, कैसे मिला, मतलब उसका सोर्स या प्रिपरेशन मेथड यहाँ पर मायने नहीं रखता। ओके, दैट्स वन इज द लॉ। ओके, फिर से एक बार, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और प्रिपरेशन मेथड। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, अभी अभी हमने मीथेन का एग्जांपल लिया था CH4 का। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो अभी निकाला था हमने 16 आया था, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम वापस समझते तो कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, 1 × 4 किया तो 4 हो जाएगा, टोटल 16। समझे कि 16 ग्राम मीथेन में 12 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इनका प्रोपोर्शन निकालो। प्रोपोर्शन मतलब उनका परसेंटेज निकालो। जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कार्बन का वेट कितना है 12 और मॉलिक्यूल का वेट कितना है 16, मतलब 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है इन 16 ग्राम मीथेन, इनटू परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, 4 से दोनों को डिवाइड कर दो, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, 3/4 मतलब 0.75 इंटू 100 किया कि इधर मिल जाएगा 75%। ओके, अब अगर यही परसेंटेज हम हाइड्रोजन का निकालते तो इधर आएगा 4/16 इंटू कितना 100, वेट डाल रहे डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, 1/4, 1/4 इसका मतलब आया 0.25 इंटू 100 किया तो ये हो गया 25%। कंसेप्ट समझो, एकदम सिंपल स्ट्रेट है कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है इन ए गिवन कंपाउंड। हाँ, प्रोपोर्शन कब चेंज हो सकता है, जब कंपाउंड का फार्मूला चेंज होता है, लेकिन अगर फार्मूला ही सेम है तो प्रोपोर्शन कैसा चेंज होगा, एकदम सिंपल लॉ है। जैसे मैंने ये कहा कि वाटर का फार्मूला H2 है, अगर मैं ऐसा पूछूं कौन से वाटर का फार्मूला H2 है तो आप बोलेंगे ना सर कौन सा भी वाटर हो फार्मूला तो वाटर का फिक्स ही है, दैट इज नथिंग बट द H2O। अगर फार्मूला फिक्स है तो फिर प्रोपोर्शन भी फिक्स आएगा, दैट्स वन इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। दैट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप जाते टुवर्ड द नेक्स्ट वन कंसेप्ट, और नेक्स्ट वन कंसेप्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया बाय द साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। ओके, स्टेटमेंट क्या है सुनो, इफ two or more element combine with each other to form more than one compound, then mass of element which combine with fixed mass of other element must have a simple whole number ratio। स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, आराम से समझिए। दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हुए, मोर देन वन कंपाउंड बनाया, तो किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट हैज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। एक एलिमेंट के मास में रेशियो मिलेगा जो कंबाइन हो रहा है विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते कंसेप्ट को। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया H2O एंड H2O2, देखो सेम एलिमेंट है और दो कंपाउंड बना रहे, ध्यान से देखेंगे तो दोनों में हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम है, मतलब हमें रेशियो मिलने वाला ऑक्सीजन का। ओके, जैसे पहले में एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो एक ऑक्सीजन मतलब 16 ही आया। इधर दो ऑक्सीजन है तो 16 2 कितना होगा 32। अगर आप स्मॉलर रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1:2, मतलब ऑक्सीजन का रेशियो मिल रहा है विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। ये भी हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन का मास यहाँ पर फिक्स है। और एक एग्जांपल लेते हैं इथेन का। इथेन मतलब अल्केन फैमिली, और छोटा
इथीन अल्किन फैमिली, और छोटा इथाइन दैट इज अल्काइन फैमिली। ध्यान से समझेंगे तो वापस कार्बन का मास कांस्टेंट है, हाइड्रोजन में रेशियो मिलेगा, फिर इधर हाइड्रोजन इधर कितने हैं 6, तो 6 का मास 6 क्योंकि एटॉमिक मास 1 है हाइड्रोजन का, इधर 4, तो यहाँ पर लास्ट वन कितना 2, और स्मॉलेस्ट रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3:2, 2:1, सबको डिवाइड कर दिया हमने 2 से। ओके, तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इसके PYQ देखेंगे, तो आपको ऐसा पूछा आता है कि कौन सा कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप दिमाग में 2 चीज़ें फिट रखिए कि सेम एलिमेंट के कंपाउंड होने चाहिए मोर देन 1, दूसरा उसमें एक का मास कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरे का वेरिएबल। जैसे देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ C2H6 है एंड C6H6 है, इनमें रेशो हो सकता है, देखो हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, मतलब रेशो मिलेगा कार्बन के मास में, मतलब ये एग्जांपल हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। लेकिन यही अगर हम ऐसा लेते हैं कि CH4 है और C2H6 है, इन दोनों में देखो एलिमेंट तो सेम है बट किसी का भी मास कांस्टेंट नहीं है। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल नहीं हो सकता। क्या बताया, सिंपल याद रखो, एलिमेंट तो सेम चाहिए बट वन ऑफ द एलिमेंट का मास कांस्टेंट चाहिए तो दूसरे का चेंज होना चाहिए, तो जिसका चेंज हो रहा है उसमें हमें रेशियो मिलता है। ओके, तो ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नहीं फॉलो हो रहा है तो नॉट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, सिंपल कंसेप्ट। अब नेक्स्ट लॉ की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट लॉ है गेलुजक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गेलुजक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ओके, नाम से ही पता चल रहा है, गिवन बाय गेलुजक्स। किसके बारे में, वॉल्यूम्स के बारे में। किसके बारे में, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब यहाँ पर सिर्फ स्टडी होगा गैस का, नॉट सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि वॉल्यूम चेंज तो सिर्फ गैस का होता है। कंसेप्ट समझिए क्या है लॉ, देखो in a gaseous reaction, gaseous reactant and product always has a simple whole number ratio। क्या कहा, in a gaseous reaction, reactant and product always has a simple whole number ratio। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक होल नंबर रेशियो होगा उनके वॉल्यूम के रिगार्डिंग। कौन से रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन। जैसे देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया कि H2 कंबाइन हो गया Cl2 के साथ, ओके, और ये दोनों अगर कंबाइन हो गए तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, HCl। H2 भी गैस होता है, Cl2 भी गैस होता है और HCl भी गैस ही होता है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर लेंगे ट्वाइस। अब देखो एक अगर H2 है तो एक Cl2 चाहिए और कितना HCl बन रहा है, 2, तो इनके वॉल्यूम में रेशो होगा, ऐसा गेलुजक्स लॉ है। मतलब क्या, 1 लीटर अगर आप H2 लेते हो तो 1 लीटर ही Cl2 चाहिए। क्यों, क्योंकि रेशियो है ना 1:1। लेकिन अगर आप HCl कहेंगे तो उसका कोएफिशिएंट 2 है, मतलब हम बोलेंगे HCl कितना बनेगा, 2 लीटर। 1 लीटर अगर H2 है तो 1 लीटर Cl2 के साथ जाके 2 लीटर HCl बना देगा। हाँ, 2 लीटर अगर H2 लिया तो हमें 2 लीटर ही Cl2 की जरूरत पड़ेगी, तो HCl बन जाएगा कितना, 4 लीटर, डबल हो जाएगा। ओके, या और एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अमोनिया बनाना है, अमोनिया भी गैस होता है, बनाने के लिए चाहिए N2 गैस प्लस H2, ये भी गैस। नाइट्रोजन इधर 2 है, बैलेंसिंग के लिए इधर ट्वाइस ले लीजिए। हाइड्रोजन 3×2=6 होगा तो बैलेंसिंग के लिए ट्राइस ले लीजिए। कंसेप्ट समझिए आराम से। अब कोएफिशिएंट देखेंगे तो इसका 1 है, इसका 3 है और इसका 2 है, मतलब N2 अगर 1 लीटर है तो H2 3 लीटर चाहिए और NH3 बन जाएगा कितना, 2 लीटर। तो रेशियो कैसा आएगा, 1:3:2। हाँ, अगर ये आप 2 लीटर लेते हो तो ये आपको 6 लीटर लेना पड़ेगा H2, और अमोनिया बन जाएगा कितना बेटे, 4 लीटर। बात को समझो, जो कोएफिशिएंट का रेशियो है
जो कोएफिशिएंट का रेशो है वही वॉल्यूम का रेशो है, यही गेलुजक्स लॉ है। फिनिश कर, गेलुजक्स लॉ में वॉल्यूम का रेशो मिल रहा है, बट वॉल्यूम का रेशो ही कोएफिशिएंट का रेशो है। ओके, तो कोएफिशिएंट के हिसाब से आप डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ पर रेशो क्या आएगा। दैट्स वन इज द कंसेप्ट। ओके, अब अगला लॉ है, और लॉ है अवोगाड्रोज लॉ। कौन सा लॉ? अवोगाड्रोज लॉ। क्या है अवोगाड्रोज लॉ? क्या बता रहा है देखो, ये ऐसा बताता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर से एक बार, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यही अवोगाड्रो लॉ है। लेकिन उसने क्या कहा? आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अगर हम इसे मैथमेटिकली समझेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ मोल्स। देयरफॉर वी कैन राइट हियर V इज इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पर हम कांस्टेंट डालेंगे, दैट इज V नॉट। V नॉट को बोलते हैं अवोगाड्रोज वॉल्यूम इनटू क्या बेटे n। बात को समझो, वेयर V इज अ वॉल्यूम, V नॉट और V0 इज अ अवोगाड्रोज वॉल्यूम एंड n नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, वेयर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कंसेप्ट को, V नॉट इज अवोगाड्रोज वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? अवोगाड्रोज वॉल्यूम। ओके, एंड अवोगाड्रोज वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.4 लीटर एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, जहाँ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। ऐसे कंडीशन पे V नॉट की वैल्यू है 22.4 लीटर। देयरफॉर अब ऐसा होगा V इज इक्वल टू क्या? 22.4 इंटू n। ये फॉर्मूला दिया किसने? अवोगाड्रोज। ओके, इस तरह से आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।